हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग ये देख लोगे तो आप इस वीडियो के अंत में खुद बोलोगे कि यस, अब हम 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में अगर आपको डर लगता है तो ये वीडियो आप देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ 100 में 100 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो एक महा मैराथन वीडियो है। अंतिम तैयारी हमारी बोर्ड परीक्षा की चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताएंगे। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको बताएंगे और उसके साथ में आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये महा मैराथन वीडियो आपको 70 में 70 फिजिक्स में स्कोर करना सिखा देगी। ठीक है, कैसे आप 100 में 100 लाएंगे वो भी अंत में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक के हो सकता है। हम छोटे से छोटे लेकर बड़े तक क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो कह रहा कि किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है के परावैद्युतांक हो सकता है। कितना हो सकता है? तो जो विद्युत रोधी होता है उसका परावैद्युतांक हमेशा 6 रहता है। कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर डी, हमेशा 6 रहता है। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि किसी कुचालक विद्युत रोधी माध्य का परावैद्युतांक हो सकता है तो 6 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो माइनस में दिए हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, 6 ही रहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। विद्युत क्षेत्र जो है वो विक्षेपित कर सकता है, मतलब इनमें से अल्फा कणों को, बीटा कणों को, रेडियो तरंगों को या फिर गामा कणों को। तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। किसको कर सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कणों को जो है विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। बीटा कणों को, रेडियो तरंगों को और गामा कणों को विक्षेपित नहीं कर पाता है। ये आपको याद रखना। अगर कभी पूछेगा कि किसको नहीं कर पाता है तो आप बताएंगे बीटा कणों को, गामा कणों को और रेडियो तरंगों को। ठीक है, लेकिन अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई होता है सबको पता है, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले, आघूर्ण पी होता है, पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण कौन सा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र में लगेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीई होता है। कौन सा होगा? वैद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या बल आघूर्ण पीई होता है। क्या होता है? पी और क्रॉस ई होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पी डॉट ई लगा है ये नहीं होगा, पी डॉट डी लिखा है ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्रॉस ई। ठीक है, ये मत समझना यहाँ पर सिर्फ गुणा लगा है, इसका महत्व होता है क्रॉस का। ठीक है, तो पी क्रॉस ई जो है वो बलाघूर्ण होता है। किसमें? वैद्युत क्षेत्र ई में। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? सब लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महा मैराथन वीडियो का अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, मतलब प्रेरित धारा की दिशा का पता किस नियम से चलेगा। ठीक है, इसमें दिया गया है कि बायो सेवर्ट नियम से, एम्पियर के नियम से,
लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा का पता कौन से नियम से चलेगा। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से धारा की दिशा चलेगी, नहीं चलेगी। एम्पियर के नियम से चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, ये भी नहीं। तो आपका बच्चा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेंज के नियम से जो है प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। किसके नियम से? लेंज के नियम से। ये बात याद रखना। ठीक है, लेंज का नियम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, कमेंट में बताना जिसको आता है कि हाँ हमको आता है। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या होता है? जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम होता है वही लेंज का नियम होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब हमको इतना टाइम नहीं है कि बार बार करवाएं, इसको एक बार हम करवा चुके हैं, आप लोग लिखे होंगे तो देख लेना उसको आराम से। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लेंज का नियम और प्रेरित धारा की दिशा किससे पता चलेगी? तो लेंज के नियम से पता चलेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और बहुविकल्पी तो मिलता ही है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दिया जाता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। औसत शक्ति क्षय का जो फार्मूला होता है उसी पर आपको औसत शक्ति क्षय वाले न्यूमेरिकल लगाने होते हैं। ठीक है, तो एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय जो होगी वो हाफ LI होगी, यानी कि 1/2 LI स्क्वायर होती है। क्या होगी? 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय का जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 LI स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ से हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न और ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर में। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक भी लिखना है आपको। तो चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर इसका मात्रक बताएंगे और इसका सूत्र भी बताएंगे, क्योंकि इस पर आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे, यानी न्यूमेरिकल डेरिवेशन। ठीक है, चलिए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। कैसे होगा? देखिए जरा, P बराबर होता है सूत्र इसका, P बराबर 2QL। क्या हो जाएगा? P बराबर 2QL, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक निकालना है तो Q का मतलब होता है कूलाम, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो P का मात्रक हो जाएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और L यानी लंबाई का मात्रक मीटर, तो वही हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, सूत्र पता चला, P बराबर 2QL होता है। ये सूत्र कहाँ पे यूज होगा? ये आपका जब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तब वहां पर 2QL की जगह पे P लिखते हैं। अब याद आ रहा है? समझ रहे होगे, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होगा कूलाम मीटर होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया
उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन दिया जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी परिभाषा दीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगाइए और इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, चलिए देखिए। उत्तर में लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या समझे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, जो दिशा में जो होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन की साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाएगी। मतलब इसका सूत्र क्या निकलेगा, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन, कह रहा है कि विभव में परिवर्तन की दर और विभव प्रवणता कहलाती है ना। तो देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर बराबर में अगर आप ये याद रख सकते हो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, तो आप हिंदी में याद करिए, नहीं तो आप ये सूत्र याद कर सकते हैं, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का तात्पर्य क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है विभव परिवर्तन की दर। डेल्टा वी है, वी का मतलब होता है विभव, सबको पता है वी माने विभव होता है, और डेल्टा जो लगा है इसका मतलब है विभव परिवर्तन की दर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब होता है दूरी, एक्स है दूरी और डेल्टा लगा है इसलिए दूरी परिवर्तन की दर हो गई। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ रही, जहां पर डेल्टा लगा होता है वो होती है दूरी परिवर्तन या विभव परिवर्तन की दर। ठीक है, डेल्टा लगा है तो परिवर्तन की दर हो जाएगा। समझ में आया, ओके। तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, दूरी में परिवर्तन की दर तथा विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इसका सूत्र होता है। समझ में आ गया, आगे देखिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर हालत में मिलने वाला है 3 नंबर में। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या होती है यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, पहले इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो वह क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कैसे समझिए, जैसे जिन क्षेत्रों में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होंगी तो वह क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जब समांतर होंगी और दूरस्थ यानी समदूरस्थ होंगी तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब बराबर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि उदाहरण दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण कहाँ पे काम करता है, देखिए इसमें उदाहरण लिखेंगे, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्या होता है, लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, हमने बता दिया। फिर कहा कि उदाहरण दीजिए, हमने उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, बस इतना ही आपको करना होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण, विभव की प्रवणता और एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बात, तो आगे देखते हैं। उसके बाद तो अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो और अभी तक लाइक नहीं किए हो तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखते हैं, लेकिन अंत तक देखना, अभी न्यूमेरिकल बाकी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। बस आपको वीडियो को देखना है अंत तक। ठीक है, आज ये महामैराथन वीडियो है, मतलब पूरी फिजिक्स इसी में समाप्त होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए।
इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब ये 3 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर सिर्फ इतना पूछे जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए मतलब 2 नंबर, तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए मतलब 3 नंबर। समझ गए? तो सारे 3-3, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इनको। तो इसमें हम अन्योन्य प्रेरण में क्या लिखते हैं कि देखिए, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, जो अन्योन्य प्रेरण होगा वो हमेशा 2 कुंडलियों में होता है, ये याद रखना। ठीक है, स्वप्रेरण होगा मतलब 1 कुंडली, अन्योन्य प्रेरण होगा मतलब 2 कुंडली, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। बस इतना है, बहुत आसान है, आप लोग इसको चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद कह रहा था कि एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका व्यवहारिक उदाहरण मतलब जहां पर ये कार्य करता हो अन्योन्य प्रेरण, वो कौन सा है। तो उदाहरण में हम लिखेंगे, इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली जो होती है वो इसी पर आधारित होती है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर। ठीक है, अगर आप लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं याद है तो आप अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि टाइम है आपके पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर, और ये पूछा जाएगा, 100% है कि ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए कि ट्रांसफार्मर पर वीडियो बनाओ, तो हम कल ही ये वीडियो बना देंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है किसी धातु का कार्यफलन। ठीक है, तो कार्यफलन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो कार्यफलन होता है W बराबर, ठीक है, कार्यफलन को W से नोट करते हैं। दिया गया है कि 8 यानी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लिखेंगे 1 दशमलव कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ईवी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर हमको वोल्ट में बदलना है। ठीक है, तो वोल्ट में बदलने के लिए हमको इसमें गुणा करना पड़ता है, कितना, 1.6, क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से, 10 की पावर -19 से जब हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमको किस में प्राप्त हो जाएगा, जूल में प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से होगा 1.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल हमको निकल कर मिल जाएगा कार्यफलन W बराबर। ठीक है, तो ये आपका W बराबर निकल आया। फिर कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्ध्य यहाँ पर क्या होती है, इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो देहली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा नॉट। ठीक है, इसके बराबर में आपको लिखना होता है देहली तरंगदैर्ध्य बराबर hc/w होता है। ये आपका फार्मूला होगा, इसी पर आपको ये लगाना है पूरा सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको लैम्डा नॉट ज्ञात करना है। तो लैम्डा नॉट बराबर h, यहाँ पर मान जो रखते हैं h का, वो होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34, ये होता है h का मान। और c होता है प्रकाश, प्रकाश का वेग आपको पता ही है 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, बटे में जो हमको W निकाला गया है, इसमें यहाँ से ये वाला रख देंगे, कितना है 1.8 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये जो W हमको दिया गया था वो यहाँ पर रखना है। H का मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34, और C तो आप जानते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो कट जाए उसको काट दो। ठीक है, तो जो ना कटे उसको ना काटो। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर जो आपका आ जाएगा वो कैसे आएगा, देखिए, तो 6.6 गुणे 3 यहाँ पर है, 3 कर लिए। ठीक है,
10 की पावर -34 है, प्लस यहाँ पर 10 की पावर +8 है। मतलब माइनस से प्लस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -34 से 8 जाएगा तो 10 की पावर -26 बचेगा। और यहाँ से 10 की पावर -19 है तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे यानी यहाँ पर, तो ये 10 की पावर +19 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब बटे से ऊपर जाता है तो निशान चेंज हो जाते हैं, इतना तो आपको पता ही है। फिर नीचे क्या बचेगा, 1.8 बचेगा और 1.6 बचेगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हम यहाँ लिख रहे हैं ऊपर, क्योंकि नीचे जगह कम है। तो ठीक है, देखिए ये है 6.6 गुणे 3, ठीक है, और ऊपर बचेगा गुणे 10 की पावर, यहाँ पर -26 है और इधर प्लस का 19 है, यानी -26 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। ठीक है, 19 7 26 होता है तो -7 बचेगा। और नीचे में आपका देखिए कितना बचा है, 1.8 गुणे 1.6। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए अगर इस दशमलव से इसको हम काट दें और इस दशमलव को हटाकर यहाँ पर ऊपर एक 0 बढ़ा दें। ठीक है, तो अब इसको कैसे काटेंगे वो भी समझ लीजिए। देखिए अगर हम इसको 6 से काटें तो 6 तिया 18 जाएगा और 6 एकम 6, 6 एकम 6 इतना जाएगा। और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110, यानी कि 11 की गुणा 10 से करेंगे तो 110 आएगा, गुणे 10 की पावर -7 ऊपर बचेगा और नीचे कितना है, 16 है। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से आपका लैम्डा नॉट जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 6.875। ठीक है, गुणे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7। ठीक है, इतना क्लियर है, ये आपका लैम्डा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा निकल कर आ जाएगा। अगर आपको इसको किसमें बदलना है, एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य हो गई तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणे 10 की पावर -10 होता है। ठीक है, तो देखिए 6.875 गुणे 10 की पावर -7 है। ठीक है, अगर ये 3 दशमलव यहाँ पर ले आए यानी 6875, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ऊपर 0, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 10 की पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, जब 10 की पावर -10 होता है तो वो एंगस्ट्राम हो जाता है, यानी लैम्डा बराबर इतने एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहो तो ये भी आंसर सही है, ना चाहो एंगस्ट्राम में लिखना चाहो तो ये भी आंसर सही है। इतना क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको कायदे से समझना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या समझे, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। इतना क्लियर है, सब लोग बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, सब लोग बताओ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति अगर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे ना कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, ये भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार का। ठीक है, ये सूत्र जो होता है वो अभी आपको बताएंगे कौन से सूत्र पर लगेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इतना क्लियर। फिर कह रहा है कि तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। ठीक, तो चुंबकीय बल का मान बताइए।
चुंबकीय बल का मान इसमें हमको बताना है। चुंबकीय बल का मान क्या होता है आपको निकालना है, ठीक है। तो F बराबर IBL साइन थीटा होता है सूत्र चुंबकीय बल वाला, तो उसी पर ये लगने वाला है। तो दिया गया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, लंबा है तो L यानी कि लंबाई दिया गया है लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लंबा तार है तथा 10 एम्पियर की धारा है। I बराबर 10 एम्पियर है, ठीक है। कह रहा है कि हो रही है तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि 0.27 टेस्ला है, ठीक है। तो B जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मान 0.27 है। ये काहे में है, टेस्ला है, ठीक है। जो लिखा है वही हमको लिखना है, इसी प्रकार से आप लोग भी लगाइएगा, ठीक। तो चुंबकीय बल का मान हमको F ज्ञात करना है, तो इस सूत्र में हमको रखना है F बराबर क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। तो इस सूत्र में हमको रखना है और इसको सवाल को हल करना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, I रखिए, I यहाँ पर दिया है 10, ठीक है। B कितना दिया है 0.27, तो हमको इसी सूत्र में रखना है 0.27, ठीक है। L दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर है गुणे 10 की पावर -2 मीटर से इसमें हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। और साइन थीटा का मतलब यहाँ पर साइन 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का मान होता है 1, तो इसके कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, F बराबर 10 है, ठीक है। तो 10 गुणे 3 और यहाँ पर 0.27 है, ठीक है। अगर हम इसकी गुणा यहाँ पर कर दें, ठीक है, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 27 तिया कितना होता है, 20 तिया 60 और 7 तो 21 यानी 81 होता है। तो 0.81 गुणे 10 की पावर -2 और साइन 90 का मान 1, इतना क्लियर है। अब ये दो माइनस है, अगर इसको हम यहाँ पर ये दशमलव लाएं तो यहाँ पर +2 बढ़ेगा, तो जब 2 प्लस होगा ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 81, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर निकल कर आएगा 810 कितना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए जो यहाँ पर -2 है, 10 की पावर -2, अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर +2 बढ़ेगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा यानी 10 का अस्तित्व खत्म। तो यहाँ पर 81 गुणे 10 बचेगा, इसकी गुणा करेंगे तो 810 न्यूटन बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो में अगर जो भी समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।